हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। बच्चों मैं आज लेकर के आया हूँ क्लास 9th साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन बैंक लेकर के आया हूँ जो कि 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 9वीं क्लास के बच्चे ध्यान से सुन लें। पूरा पेपर आपका MP बोर्ड के जो भी स्टूडेंट है उनका पूरा पेपर इसी क्वेश्चन बैंक से आना है। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। देख लेंगे। सबसे पहले तो हम इस ब्लूप्रिंट पर नज़र डाल लें। जो ये ब्लूप्रिंट जारी किया है MP बोर्ड ने कि इस हिसाब से आपका जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया जाएगा, किस यूनिट में कितने नंबर के प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाने हैं, तो इसके संदर्भ में एक वीडियो में पहले डाल चुका हूं जिसमें क्लास 9 ब्लूप्रिंट पूरे सब्जेक्ट का मैंने यहां पे आपको बतला दिया है। बच्चों हम देखते हैं अब इस यूनिट के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में जान लें। सबसे पहले है अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें देखिए रिक्त स्थान ये पूछे जा सकते हैं। विलयन एक कौन सा मिश्रण, तो समांगी। उत्तर भी आपके सामने लिखे हैं। 2 या 2 से अधिक मिश्रणीय द्रवों में 25 केल्विन से कम अंतर है तो उनके मिश्रण को कौन सी विधि से अलग करेंगे, प्रभाजी आसवन। फिर ये लिखे हुए हैं बर्फ जल और जलवाष्प के रासायनिक गुण समान होते हैं, ये सारे लिखे हैं। आप देख लीजिए टिंडल प्रभाव क्या है इसके बारे में, आसवन क्या है। दूध एक कोलाइडी विलयन है 10वां नंबर। 12वां रेत और जल के मिश्रण को विधारण विधि से अलग करेंगे। फिर जोड़ी आ सकती है। यौगिक क्या है, इसमें तत्व क्या है, मिश्रण क्या है, तो यौगिक तत्व हमेशा सिंगल होगा बच्चों, यौगिक होगा एक सिंगल और मिश्रण में डबल मिलेंगे, आपको देख लें। फिर शुद्ध पदार्थ की परिभाषा देख लीजिए। शुद्ध पदार्थ क्या है कि ऐसे पदार्थ जिनमें मौजूद सभी कण रासायनिक समान रासायनिक प्रकृति के होते शुद्ध पदार्थ कहलाते तथा एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता। फिर अगला प्रश्न, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो देख लें आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर है मिश्रण की परिभाषा, मिश्रण क्या है, मिश्रण के प्रकार पूछे गए हैं। 5वां प्रश्न, विलयन क्या होता है। 6वां है तत्व किसे कहते हैं। 7वां है यौगिक किसे कहते हैं। 8वां है जल साधारण ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है, क्यों क्योंकि जल में हाइड्रोजन अणुओं के मध्य संयोजन बंध जो होता मजबूत होता है। 9वां है कमरे के ताप पर एक द्रव धातु या एक द्रव धातु का उदाहरण, तो द्रव धातु कौन सी है बेटा, पारा, और द्रव धातु है ब्रोमीन। फिर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताना है आपको। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। 11वां प्रश्न है शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ में अंतर बतलाने की, ये आएगा आपको। बच्चों पूरे उत्तर आपके सामने दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो का और वीडियो के जो उत्तर हैं आप उन्हें तैयार कर लें। अगला प्रश्न है निलंबन किसे कहते हैं, तो निलंबन क्या है, यह विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित अभिलक्षणों वाले, इसमें देखिए उदाहरण बताना है कि कैसे कैसे आप इनको अलग करेंगे, मिश्रणों को अलग कैसे किया जाएगा। बच्चों सारे प्रश्न पढ़ना है, ये है उसका उत्तर देख लें, ये ऊपर निकल के आ रहा है। जल और केरोसिन का मिश्रण पृथक करने की विधि, ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, देख लें आप इनको। प्रश्न दूसरा है एक तत्व अत्यधिक ध्वनिक तथा तन्य है। बच्चों एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है अगर मैं एक एक प्रश्न का उत्तर आपको एक्सप्लेन करते रहता। आप लोगों के सामने उत्तर दे दिया है, आप इनको देख लें। मैं आपको बताते जा रहा हूँ कौन कौन से सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्रश्न तीसरा देखें, इसका ये इतना बड़ा उत्तर बनेगा आपके सामने। फिर चौथा है प्रश्न, आपको रेत, लोहे की छीनल, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण दिया गया है, इस मिश्रण में अन्य अवयवों को पृथक करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाओं को सुझाइए, तो ये पूरा लिखा हुआ है। ये प्रश्न देख लेना, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड की तरफ से बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं तो इसमें मैं बताते जा रहा हूँ आपको कौन कौन से प्रश्न जरूर कर लेना है। 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिश्रण यौगिक में अंतर, ये लिखा है, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, मिश्रण यौगिक में अंतर क्या है, ठीक है। अब इसके बाद ये 6वां प्रश्न आ रहा है, ये प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है, प्रायोगिक टाइप का, कि विद्यार्थियों के एक समूह ने गत्ते का एक बॉक्स लिया तथा इस बॉक्स में एक छिद्र बनाकर एक टॉर्च लगा दिया, ये पूरा लिखा हुआ है, देख लें आप। देखिए इसमें जितने भी प्रश्न बच्चों समाहित किए गए हैं, जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, इनसे ही प्रश्न पत्र आपका तैयार किया जाएगा। MP बोर्ड के द्वारा ये मॉडल क्वेश्चन बैंक जारी की गई है और इसी से पूरा पेपर आपका बनना है। तो ये जो 6वां प्रश्न है ये पूरा आपके सामने एक प्रायोगिक रूप से दिया गया है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ये पूरा उसका उत्तर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरे हैं, दूध एक कोलाइडी विलयन है जिसके कण प्रकाश में फैलने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए दूध प्रदीप्त हुआ। यह घटना का नाम क्या है, टिंडल प्रभाव है। फिर 7वां प्रश्न देख रहे हैं आपके सामने आ रहा है कि आपके अध्यापक द्वारा आपको नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण दिया गया है, इसको पृथक करने के लिए प्रक्रिया कौन सी होगी, इसको चित्र के साथ आपको दिखाना है। तो बच्चों इसके लिए एक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, डायग्राम आपको जो पूरा एक्सप्लेन कर देगा इस प्रश्न का उत्तर, ये चित्र आप सीख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। मैं बोल रहा हूँ ये जितने भी प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट, मगर इसमें जो मिश्रण यौगिक में अंतर है वो जरूर कर लीजिएगा आप। ये पूरे क्वेश्चन बच्चों बोर्ड के द्वारा दिए
पूछे गए हैं। इनमें भी मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा कि जो जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है उनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जैसे अभी आपको प्रश्न 5वां दिया था वो पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ये जो प्रश्न 9वां दिख रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किए जाने पर, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये भी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आ रहा है जो प्रश्न क्रमांक 10वां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा कि विलयन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं। तो विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ की मात्रा को जो होती है वो सांद्रता कहलाती है। ये लिखा हुआ है पूरा उत्तर। इसके देखिए सूत्र लिखा है, विलयन की सांद्रता बराबर क्या होती है, विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, और ये द्रव्यमान परसेंट, आयतन प्रतिशत, ये पूरा लिखा है। इनको भी तैयार कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट 10वां स्क्रीनशॉट ले लें। फिर 11वां है, ये देखिए कौन कौन सी विधियां मिश्रण को पृथक करने के लिए यूज की जाती है। तो वाष्पन, अपकेंद्रण, गुरुत्व पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, आसवन, प्रभाजी आसवन। फिर अब आ गया आपका अध्याय 4, परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटे छोटे से 1 नंबर के प्रश्न है। कैथोड किरणों की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकरल ने। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। क्लोरीन के समस्थानिक पूछे गए हैं 2, तो ये लिखा है 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37। फिर निम्न परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक संरचना आरेख, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। जितने प्रश्न दे रहे हैं यहाँ पे, ये जो 5वां प्रश्न है संरचना आरेख, ये डायग्राम आपको बुक में भी मिल जाएगा, यहाँ पे ही बना हुआ है। इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये आपको संरचना बनाने के लिए आ सकती है। ठीक है बच्चों, अब बारी आई 3 नंबर के प्रश्न की। तो यहाँ पे देखें आप, समस्थानिक की परिभाषा है। समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग होते हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, ये लिखे हुए हैं। फिर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं बच्चों, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये सूत्र लिख दीजिएगा 1s1, 1s2, 1s3। फिर संभारक की डेफिनेशन, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, समस्थानिक संभारक को। हालांकि ब्लूप्रिंट में बोला गया समस्थानिक संभारक को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, पर आप पढ़ लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 3 ये जरूर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद 6वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैथोड किरणों की 2 विशेषताएं लिखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं तो प्लीज़ एक तो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। एक लाइक आप दे देंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर मेरा हौसला बना रहेगा। आगे भी आप लोगों को इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराते रहूँगा। 8वां प्रश्न देख लें आप, पोटेशियम परमाणु की संरचना आरेख बनाना है। मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों, ये संरचना आरेख जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न में बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर के यहाँ से प्रश्न पूछे जाने हैं। तो ये रदरफोर्ड के मॉडल को सचित्र समझाना है। रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा कणों की स्वर्ण पत्र पे बौछार की थी। इसमें 3 निष्कर्ष आए थे निकल के कि कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ विक्षेपित हो जाते हैं और कुछ वापस आ जाते हैं। तो ये चित्र बना लीजिएगा, और ये 3 जो हैं प्रॉपर्टीज ये लिख दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रश्न नंबर 1 स्क्रीनशॉट ले लें, इसको तैयार कर लें। फिर इसके बाद ये निष्कर्ष भी आप लिख लीजिएगा। फिर विसर्जन नलिका को संरचना सहित समझाइए। विसर्जन नलिका की संरचना आपको चित्र सहित बतानी है। तो मेरे हिसाब से ये कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसके आने के चांसेस कम हैं। पहला नंबर जो प्रश्न निकला है रदरफोर्ड वाला, वो जरूर आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आई बारी प्रश्न क्रमांक 3 की। रिक्त स्थान भरने के लिए आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूर्ण करना है। तो लिखे हुए हैं, ये देख सकते हैं, प्रथम कोष में कितने रहते हैं, द्वितीय कोष में कितने रहते हैं, तृतीय कोष में कितने रहते हैं। ठीक है, ये तैयार कर लीजिएगा आप। पूछा जा सकता है, छोटा प्रश्न है, आसान प्रश्न है, ज़्यादा लेंथी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इस चीज़ को आप समझ लें। फिर प्रश्न 4 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करना है। तो इसमें आपको बताना है इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, प्रोटॉन में कितना, न्यूट्रॉन में कितना, द्रव्यमान क्या रहता, खोजकर्ता के नाम और परमाणु की स्थिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। हालांकि जितने प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट है, पर उसमें भी मैं आपको छांट करके बता रहा हूँ। 4 नंबर आप जरूर कर लीजिएगा। फिर 5वां रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं पढ़ लीजिएगा, समस्थानिक की परिभाषा, इसके अनुप्रयोग, ये भी देख लीजिएगा, 6वां प्रश्न। इसके बाद बारी आती है 7वें प्रश्न की। 6वां ये चल रहा है पूरा ऊपर तक। ठीक है, समस्थानों के अनुप्रयोग लिखे हुए हैं, कैंसर बीमारी के उपचार में, ये सब। 7वां प्रश्न है बच्चों, ये मेरे हिसाब से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 7वां प्रश्न देखिए, मुझे यहाँ पे आपको पूरे प्रश्न बतलाने हैं। मैंने अपने वीडियो का थंबनेल जो बनाया है उसमें लिखा है 100% गारंटी। 100% गारंटी मतलब मेरा विश्वास मानिए, इसमें से एक भी प्रश्न अगर बाहर आ जाए तो आप मेरे चैनल को ब्लॉक कर दे के अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, पूरी कोई दिक्कत नहीं है। मगर
मगर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो भी MP बोर्ड के स्टूडेंट हैं पूरा पेपर इसी से डिज़ाइन होना है, इसलिए प्लीज़ ये सारे प्रश्न आप तैयार कर लें। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पूरी कोई भी गाइड है आपके पास, सारी गाइड वाइड छोड़ छाड़ के केवल आप इन प्रश्नों को पढ़ लें, क्योंकि इसी से पूरा पेपर बनना है और यही पूरी क्वेश्चन बैंक है जो कि MP बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। 9वां है सिलिकॉन ऑक्सीजन का उदाहरण देते संयोजकता की परिभाषा, ये कर लीजिए। अब आइए अध्याय 5 की बारी, जीवन की मौलिक इकाई। तो इसमें है कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। उत्तर भी नीचे है आपके। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को। फिर चौथा है कोशिका झिल्ली किस चीज़ से बनी होती है? तो किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से। फिर मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं कैसी? तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं। फिर पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी बनी होती है बेटा? ये बनी होती है सेल्यूलोज की। 8वां है एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बेटा कोशिका विभाजन। जब एक कोशिका से टूट करके 2 कोशिकाएं बनती तो ये कोशिका विभाजन कहलाता। अगला प्रश्न, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं किसमें पाई जाती हैं बेटा? पाई जाती हैं पादप कोशिका में। फिर 10वां है जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो वो होती है कोशिका। अब बारी आई एक वाक्य में उत्तर की। तो जीवन की मौलिक इकाई क्या है? तो क्या है बच्चों जीवन की मौलिक इकाई? ये है कोशिका। फिर है कोशिका क्या आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं? इसका उत्तर देना हाँ या नहीं में। तो हाँ, जुड़ी रहती हैं। फिर तीसरा है कोशिका में पाए जाने वाले घटकों के नाम बताना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, ये सारी। फिर पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर राइबोसोम किसका निर्माण करता है? तो ये करता है बच्चों प्रोटीन का। फिर जीवन की मूलभूत इकाई, ये तो जरूर पढ़ लीजिएगा। तो कोशिका जो होती है बेटा वो जीवन की मूलभूत इकाई होती है। अगला देखेंगे हम कोशिका की खोज किसने की? पादप कोशिका की भित्ति किससे बनी होती है? ये सारे। नारियल का रेशा किस ऊतक से बना होता है? तो स्क्लेरन काइमा। ये आपको ये जो क्वेश्चन है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली में भी पूछे गए थे, आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी रिवीजन टेस्ट में भी आए थे बच्चे, उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, सही जोड़ियाँ देख लीजिएगा। ये है स्पीड में निकालते जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पर, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर है प्रश्न पहला, राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन अंगक क्यों कहा जाता? बच्चों मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप ये सारे प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में नोट कर लें, एक पेन कॉपी लें और लिख लें इन सारे प्रश्नों को। अगर आप ये PDF रखे रहेंगे या स्क्रीनशॉट रखे रहेंगे तो भी आपका भला नहीं होना, क्योंकि यदि आप लिख लोगे तो इससे आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करने के लिए इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। फिर प्रश्न चौथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोशिका की जीवन की संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं? ठीक है, ये कर लीजिएगा। अब बारी आई लघुत्तरीय प्रश्न की। तो लघुत्तरीय प्रश्न क्रम में 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाने। तो पहला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, ये आया था आपके हाफ ईयरली में भी। फिर है लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? ये कर लीजिएगा। प्रश्न तीसरा है संपरासारी विलयन कोशिका का पावर हाउस किस अंग को कहते हैं? चौथा प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। फिर बारी आई लघुत्तरीय प्रश्न जो 4 नंबर के इस अध्याय से पूछे जाने हैं बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका का चित्र। तो ये चित्र आपके सामने यहाँ पे मैंने एक संरचनात्मक स्वरूप बना के बता दिए हैं, दिखा दिए हैं, जो आपके बोर्ड के द्वारा दिए गए थे। आप चाहें तो अपनी बुक का भी सहारा ले सकते हैं, बुक में बहुत अच्छे चित्र दिए गए हैं। NCERT की जो बुक है उससे आप जंतु कोशिका और पादप कोशिका का डायग्राम जरूर बना लें। बच्चों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सारे विषयों की क्वेश्चन बैंक में यहाँ आपको देने वाला हूँ। सारे विषय की क्वेश्चन बैंक हमारे यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। 2021 के एग्जाम में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने हैं, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 एग्जाम के सारे हम आपको देंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ ये आया है कोशिका विभाजन क्या है, कितने प्रकार से होता है। 5 नंबर का ये प्रश्न है, तो ये पढ़ लीजिएगा कितने प्रकार से होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अब इनमें इनके कार्य बताने हैं आपको। अंतर्द्रव्य जालिका, गाल्गी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और रसधानियाँ। तो ये भी प्रश्न पढ़ लीजिएगा, इनके एक एक कार्य बताने हैं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको इनसे अच्छे उत्तर, देखिए प्रश्न तो आप यही कर लीजिएगा तैयार बच्चों, मगर इनसे अच्छे उत्तर आपको अगर कहीं मिलते हैं किसी गाइड में या आपकी बुक में, तो आप चाहें तो वो उत्तर भी तैयार कर सकते हैं। A to Z यही उत्तर नहीं लिखने हैं। हालांकि ये जो उत्तर दिए गए हैं ये बोर्ड के द्वारा दिए गए हैं, तो इनके उत्तर लिखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आप चाहें तो इन्हीं उत्तरों को तैयार कर लें, ठीक है। फिर प्रश्न तीसरा देखेंगे,
पेशी ऊतक के चित्र बनाने के लिए आएगा रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो दिया था हाफ ईयरली में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसमें मैंने बताया था कि ये 4 चित्र हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेखित, अरेखित, हृदय और इसी के बाद आने वाला है तंत्रिका कोशिका का अर्थात न्यूरॉन का। तो तंत्रिका कोशिका का चित्र भी आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न देखें आप, क्या है पेशियों से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, रेखित पेशी और अरेखित पेशी को समझाइए। तो ये लिखा हुआ है पेशियाँ 3 प्रकार की होती है, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। यहाँ पे रेखित और अरेखित पेशी के बारे में समझा दिया गया है कि रेखित पेशियों का संकुचन व शिथिलन जंतुओं की इच्छा पर निर्भर करता है, जबकि अरेखित पेशियों का संकुचन और शिथिलन मतलब कि ये फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, ये जंतुओं की इच्छा पर नहीं करता है निर्भर, ठीक है। इसलिए इसे अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं और रेखित पेशी को बेटा ऐच्छिक पेशी कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जंतुओं की इच्छा पर निर्भर करती है रेखित पेशी। याद रख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर आया हमारा अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी वाला, ये तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बतलाना है आपको बना करके। मैं फिर से वही बात कहूँगा, इसमें भी आपके सामने चित्र दिया हुआ है। अगर आपको किसी गाइड में या कहीं पे भी आपको इससे अच्छा चित्र बनता है मिलता है तो वो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब इसके बाद बारी आई प्रश्न नंबर 6वां की कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको अंतर बतलाना है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर ये लिखे हैं आपके सामने। पादप कोशिका पादों में पाई जाती है, जंतु कोशिका जंतुओं में। पादप कोशिका में कोशिकीय भित्ति उपस्थित होती है, इसमें नहीं होती है। हरित लवक पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। इसकी बड़ी रिक्तिकाएं होती है, इसकी छोटी रिक्तिकाएं या तो नहीं ही होती हैं। फिर लिखा है पूरा सेंट्रोसोम देख लें आप, ठीक है बच्चों। फिर आई अध्याय 6 की बारी। तो ये देखें पूरे ऑब्जेक्टिव आते जा रहे हैं। पेरेन्काइमा कोशिका है, कैसी पतली भित्ति दीवार है, ठीक है। फिर मनुष्य के शरीर में वसा का संचय चौथा वाला कहाँ होता है, एडिपोज ऊतक में, ठीक है। तो 6वां है बच्चों रक्त एक क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। फिर 7वां है जाइलम फाइबर का कार्य क्या होता है, तो ये बच्चों लोगों को सहारा देता, मतलब लोगों को मतलब हमारे शरीर को सहारा देता है जाइलम। फिर 2 अस्थियां आपस में जुड़ी होती हैं किसके द्वारा, स्नायु के द्वारा। फिर प्रविभाजी ऊतक पाया जाता है किसमें बच्चों, ये पाया जाता है पौधों में। फिर 10वां है उपस्थि नहीं पाई जाती, तो कहाँ नहीं पाई जाती बच्चों, ये वृक्क में नहीं पाई जाती। फिर अस्थि की मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है, तो अस्थि की मैट्रिक्स मतलब संरचना, उसमें क्या पाया जाता है बेटा, कैल्शियम एवं फास्फोरस। फिर प्रश्न 12वां है तंत्रिका ऊतक का अभाव कहाँ होता है, तो ये होता है टेंडन में। फिर 13वां है नारियल का रेशेयुक्त छिलका बना होता है किसका, ये बार बार पूछा जा रहा है, तो 12 नंबर स्क्लेरेन्काइमा। फिर 14वां है रक्त का धातु विभाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा। 15वां है पत्तियों के एपिडर्मिस में पाए जाने वाले छिद्रों को क्या कहते हैं, तो स्टोमेटा। फिर एक वाक्य में उत्तर, ऊतक जो मुंह के भीतरी स्तर का निर्माण करता है वो क्या कहलाता है, सरल सल्की एपिथेलियम। देखें ऊपर ये पूरे प्रश्न दिए हैं 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक, और नीचे इनके उत्तर आते जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लें और तैयार कर लें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सारे विषय के मिलने वाले हैं। गणित के कुछ क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ कुछ चैप्टर्स के, आगे आप देख लें। अति लघुति प्रश्न आ रहे हैं बच्चों 2 नंबर के, एडियोलर ऊतक के कार्य, तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है मेरे हिसाब से। फिर दूसरा प्रश्न देख लें, ऊतक को परिभाषित कीजिए, तो ये कर लीजिएगा आप ऊतक की डेफिनेशन, ठीक है। फिर तीसरा है फ्लोएम के संगठक कौन कौन से हैं, ये भी पूछा जा सकता है, इसको भी आप तैयार कर लें। फ्लोएम के संगठन पूरे दिए हैं, चालनी नलिकाएं, चालनी कोशिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे। फिर इसके बाद जो प्रश्न है इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। चौथा नंबर प्रश्न ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में क्या अंतर होता है, तो देख लें आप, बिल्कुल सिंपल है। मैं फिर से कहूँगा अगर आपको इससे अच्छे उत्तर मिलते हैं तो आप वो तैयार कर लें। स्टोमेटा के 2 मुख्य कार्य आ रहे हैं बच्चों, पूरा आप वीडियो देख लें और इसके पूरे प्रश्नों को A to Z अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लें और कॉपी में नोट करके इसकी आप तैयारी कर लें। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। फिर हृदय पेशी के 3 लक्षण भी इंपॉर्टेंट है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन से क्या लाभ होते हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद जो आ रहा है सरल एवं जटिल ऊतक में अंतर, ये भी तैयार कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो का, पूरे प्रश्न तैयार कर लें। और मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी बता दें कि DSR फॉर यू देता है आपको सफलता की 100% गारंटी। मैं यहाँ पे फालतू की बकवास या वीडियो, झूठे वीडियो की ये बोर्ड ने ये फैसला दे दिया। कई वीडियो चैनल, कई यूट्यूब चैनल वाले ज़बरदस्ती के व्यूज़ पाने के लिए फालतू फेक न्यूज़ आप लोगों को दिखाते हैं। मैं यहाँ पे आपको जितना मिलता है मुझे, मैं सही जानकारी ही आपको प्रोवाइड कराता हूँ। फिर
आप देख लें लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 4 नंबर का आ रहा है जो लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें बहुकोशीय जीवों में ऊतक की क्या भूमिका है। तो बहुकोशीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं जो परस्पर मिलकर ऊतकों के रूप में विशेष कार्यों को संपन्न कराती हैं। तो ये वाला पूरा प्रश्न आप देख लीजिएगा। बच्चों, पढ़ने की एक स्टाइल और है कि अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर याद करना चाहते हो और वो आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप उसको एक काम कर सकते हैं कि मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें उसकी पूरा प्रश्न को पढ़ के और हैंड फ्री लगा कर उस प्रश्न को बार बार सुनें। जैसे हमें गीत याद हो जाते इसी प्रकार प्रश्न उत्तर भी याद करने में आसानी हो जाएगी। बच्चों, आशा करता हूँ मेरी पूरी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।